जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा आर्टिकल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बेटा, एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो तो उसकी एनर्जी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। हम इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर के, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है माइनस जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और इसे फाइंड करने लगा हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो इक्वल होती है जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के। अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कराएं डी आर, तो वर्क डन मूविंग इलेक्ट्रॉन का इक्वल हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। फोर्स से मुराद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इक्वल है जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के, और जो डिस्टेंस है वो है डी आर स्मॉल डिस्टेंस। इससे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इस बात को समझेंगे, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं। पहले हम सपोज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस से इन्फिनाइट पॉइंट पे मौजूद है। इस वक्त इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही। हम इलेक्ट्रॉन को अगर स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कराएं डी आर न्यूक्लियस की जानिब ऐसे पॉइंट पर जहां से न्यूक्लियस से फासला आर हो जाए, तो इसमें इन्फिनाइट से आर तक हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल कराया वो डी आर है, जो कि स्मॉल डिस्टेंस है। अब इलेक्ट्रॉन ने क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन्फिनाइट से पोजीशन आर तक, इस दौरान डिस्टेंस डी आर है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वर्क डन जो इक्वल है वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के। अब जब इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस आर पे आ जाएगा और रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिससे बैलेंस करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर ओवर आर के। अब अगर हम इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर लें दो लिमिट्स के दरमियान, एक इनिशियल जो कि इन्फिनाइट था, दूसरा फाइनल जो कि आर था, तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा बात सुनिएगा, इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज अ वे ऑफ एडिंग स्लाइसेस टू फाइंड होल। छोटे छोटे स्मॉल पैचेस को ऐड करके होल क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन को। तो इससे मैंने यहां लफ्ज लिखा कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस आर पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम कैलकुलेट करें वर्क डन। और वर्क डन क्या, कहां से कहां तक कैलकुलेट होगा? इनफिनाइट से डिस्टेंस आर तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इनफिनाइट पोजीशन पे था उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। जब उसे न्यूक्लियस की तरफ ऐसे पॉइंट पे ले आए जहां से न्यूक्लियस का फासला आर हो गया, तो इसमें दो पॉइंट आ गए, एक इनफिनाइट से लेकर आर तक। ये जो इनफिनाइट से लेकर आर तक है ये इंडिकेट करेगा हमारे पास दो लिमिट्स को। तो हम जो वर्क डन था इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उसे इंटीग्रेट करेंगे दो लिमिट्स के दरमियान। ये इंटीग्रल का साइन है, इसे यूं लिखते हैं, दिस इज अ इंटीग्रल साइन। मैं इसे यूं लिख रहा हूं, ये यहां पे शायद इससे, जी ये इंटीग्रल का साइन है, ये इंफिनिटी होता है और ये आर है, तो ये दो लिमिट्स है। तो यही बातें यहां पे लिखी हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज इंटीग्रेटेड बिटवीन इनफिनाइट टू आर। इनफिनाइट इनिशियल लिमिट है, आर फाइनल लिमिट है, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो है ये बेटा फोर्स है, ये जो है ना ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डी आर स्मॉल डिस्टेंस से डी आर है। अब हमने इसे इंटीग्रेट जो करते हैं ना वो सिर्फ वेरिएबल को करते हैं,
वेरिएबल हमारे पास है आर, क्योंकि जी प्रोटॉन नंबर किसी भी एटम के कांस्टेंट होते हैं, ई चार्ज ये भी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट फैक्टर को इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इनफिनाइट से लेकर आर तक डी आर ओवर आर स्क्वायर। अब बेटा ये जो इंटीग्रेशन है हमने करनी है डी आर ओवर आर की दो लिमिट्स के दरमियान, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये कांस्टेंट तो बाहर है, ये डी आर जो ऊपर था मैंने इसको 1 डॉट डी आर करके यूं लिख दिया। अब ये जो आर रेज टू पावर 2 है अगर ऊपर जाएगी तो ये -2 बन जाएगा। अब बेटा इंटीग्रेशन का रूल होता है, इस वक्त आर अगर कोई हमारा फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो फिर इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। और पावर रूल के मुताबिक अगर कोई फंक्शन एक्स हो और उसकी पावर एन हो तो उस पावर में पहले एक ऐड करते हैं, फिर वो जो पावर बनती है उसी पे डिवाइड कर देते हैं। इस वक्त आर एक फंक्शन है, उसकी पावर है -2, तो पहले इसे इंटीग्रेट करते हुए पहले इसमें एक जमा किया तो ये बन गया -2 + 1। अब इसी पावर को नीचे डिवाइड कर दिया, ये इंटीग्रेशन का रूल होता है। अब इंटीग्रल डेरिवेटिव ये एक दूसरे के होते हैं इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे अब इन्फिनिटी से लेकर आर तक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर रेज टू पावर -2 + 1 इक्वल टू -1 बनेगा, नीचे -2 + 1 -1 बच जाएगा, इनफिनाइट से लेके आ गया आर तक। अब मैं इस -1 को चाहता हूं खत्म करूं तो इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा और -1 से ही डिवाइड कर दूं। तो आप जरा गौर कीजिएगा राइट साइड को, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -1 इसको मैं यहां लिख सकता हूं इसको शुरू में लेकर, तो ये बनेगा -1 आर रेज टू पावर -1, आर रेज टू पावर -1 जब इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ये बन जाएगा 1/r। अब जब जो ही ये 1/r बनेगा, ओके बेटा ये रिपीट कर दूंगा बेटा, तो जैसे ये 1/r बनेगा तो ये -1 मैं यहां ब्रैकेट से पहले ले लूंगा तो ये आ जाएगा 1/r। अब इनकी लिमिट्स पुट करनी है बेटा, ये आर इंफिनिटी से लेकर आर तक, आर हमारा ये वेरिएबल है, हम इस आर की जगह पहले आर पुट करेंगे, ये ऊपर वाला ये फाइनल लिमिट, तो इस 1/r की जगह आर, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है तो आर की जगह पहले आर पुट करेंगे, फिर बीच में साइन आता है माइनस का, फिर आर की जगह पुट करेंगे इनफिनाइट 1/इनफिनाइट। बेटा 1/इनफिनाइट इक्वल होता है 0 के, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसी हिस्से को मैं दोबारा बेटा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जरा देखिएगा कैसे। अगेन मैं ओरिजिनल बात पे आता हूं, मैंने कहा वर्क डन इक्वल है जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर के। ये हमारा डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये आ गया। अब हमने नीचे बात लिखी कि अगर इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। जब हम इस इन्फिनाइट से न्यूक्लियस की जानिब इलेक्ट्रॉन को एक ऐसे पॉइंट पे ले आए जहां से न्यूक्लियस का फासला आर हो जाए, तो इसका मतलब इस दौरान स्मॉल डिस्टेंस है डी आर। तो जहां पे इंफिनिटी से लेकर आर तक ये हमारे दो पॉइंट हो गए, इन्फिनाइट हमारा इनिशियल पॉइंट है, आर हमारा फाइनल पॉइंट है, इस दौरान जो स्मॉल चेंज है डिस्टेंस का वो डी आर है। तो अब हमें इस वर्क डन को अगर हम इंटीग्रेट करें दो लिमिट्स के दरमियान, एक इंफिनिटी और आर, तो दिस वर्क डन बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रल का साइन लगाया, इन्फिनाइट से लेकर आर तक ये दो लिमिट्स हैं, जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये वही वाली फोर्स है जो ऊपर लिखी थी वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब क्योंकि जी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल की होती है, तो ये कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट्स को इस इंटीग्रल से बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रल से बाहर निकाला, ये आ गया इंटीग्रल इनफिनाइट से आर डी आर ओवर आर। अब ये जो डी आर ओवर आर है मैं इसे लिख सकता हूं 1/r स्क्वायर डॉट डी आर, तो मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब ये आर स्क्वायर अगर ऊपर ले जाए तो ये बन जाएगा आर रेज़ टू पावर -2। अब इसके ऊपर, इस हिस्से के ऊपर पावर रूल लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के डिफरेंट रूल्स होते हैं। इस वक्त इंटीग्रेशन का जो रूल लगेगा वो लगेगा पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक अगर आपके पास फंक्शन आर है, उसकी पावर -2 है, तो पहले उसमें एक जमा करें, ये पावर बन गई। अब इसी पावर को डिवाइड कर दिया,
अब इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये कैंसल हो जाते हैं। तो हमारे पास आ गया लिमिट इन्फिनिटी से आर। इसे सिंप्लीफाई किया बेटा, -2 + 1 = -1, तो r⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो -1 बच गया। अब मैं चाहता हूं इस -1 को खत्म करो, तो इस इक्वेशन की राइट साइड को -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, तो बेटा ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर -1 बच गया, ये -1 में अगर इधर लगा दूं तो ये बनेगा r⁻⁻1। पहले -1 आ जाएगा इधर ब्रैकेट में, फिर अगर शुरू में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -1, और ये r जो होगा ये r⁻⁻1, ये एक अलग चीज है, इसे अलग लेंगे। तो मैंने क्या कहा, ये -1 से मल्टीप्लाई, -1 से डिवाइड, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर माइनस, माइनस को मैं पहले लिखूंगा, जब पहले लिखूंगा r⁻⁻1, r⁻⁻1 को जब सिंप्लीफाई करूंगा ये बनेगा 1/r, ये आ गया। अब ये -1 शुरू में लिख देंगे, ये आया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे। अब r हमारा वेरिएबल है तो हम लिमिट पुट करेंगे बेटा, पहले ये फाइनल लिमिट पुट होती है, r हमारा फाइनल पॉइंट था, इन्फिनिटी हमारा इनिशियल पॉइंट था, तो r की जगह पहले r पुट करेंगे तो 1/r माइनस, अब उसी r की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞। बेटे 1/∞ इक्वल है 0 के, तो मेरे पास बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -g²/4πε0r। इस तरीके से ये हमने पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट किया था। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, नीचे लिखा है, जबकि ये मैंने सॉल्व करके आपको यहां बता दिया। इसे और लिखते, ये लिखो आपकी मर्जी, ये ऊपर वाला एक रूल के तहत सॉल्व करके लिखो, तब भी दोनों सूरतों में बेटा दोनों ही ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ये माइनस क्यों है, ये माइनस का साइन क्यों आया है बेटा, माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हुई है। क्यों डिक्रीज हुई है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे था उस पर किसी किस्म की कोई अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 थी। जब हमने इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से न्यूक्लियस की जानिब डिस्टेंस ट्रेवल कराया dr, और वो डिस्टेंस r पे आ गया, अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में आ गया, तो इससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 से डिक्रीज हुई तो नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव लेस देन 0 जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। तो इससे हमने कहा माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज हुई है। जब इसे इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पे ले हैं जो आर है फ्रॉम न्यूक्लियस, तो इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रॉन पे किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 0 थी। जब इसे न्यूक्लियस के करीब लाया गया, या अट्रैक्ट हो गया न्यूक्लियस की जानिब, तो पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 हुई, तो लेस देन 0 इक्वल टू नेगेटिव। अब बेटे पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड कर ली, टोटल एनर्जी हमें पता है E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -g²/4πε0r। बेटा इसे किया सिंप्लीफाई, 1/2 mv² -g²/4πε0। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब अगली बात सुनो, जब इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस r पे आ गया और वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो उस वक्त उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें पता है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है Fc, वो इक्वल हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के Fe के। अब हम ये पढ़ चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है बेटा, mv²/r इज इक्वल टू ze² डिवाइडेड बाय 4πε0 r का स्क्वायर। बेटा ये r² इस r से कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा mv² इक्वल टू z²/4πε0r। बेटा इस mv² की वैल्यू को इस जगह 5 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे पास बनेगा E इक्वल टू 1/2 z²/4πε0r माइनस z²/4πε0r। अब बेटे ये E है हमारे पास, E इज इक्वल टू z²/8πε0r, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया। अब इस वक्त एलसीएम लोगे बेटा, 8πε0r और 4πε0r का एलसीएम आएगा 8πε0r। अब क्योंकि नीचे ये 8 है तो ये एज सच आ जाएगा z², इसके नीचे 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 होता है,
तो जी स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा -2ze²। अब बेटे इसको सॉल्व कर लें, ये बन जाएगा -z² ओवर 8πε0r। अब बेटा ये जो 8 इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करनी है ये r की वैल्यू। अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था उसमें हमने r फाइंड किया था कि r इज इक्वल टू ε0h² πmze²n²। इस r की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये डिनोमिनेटर है, ये नॉमिनेटर के अबव बनेगा। अब जरा गौर करो बेटा, इस पाई से ये पाई कैंसल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा z² e² e4 m एज सच आ जाएगा। फिर नीचे 8 एप्सिलॉन 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 का स्क्वायर h² n²। बेटा ये जो सारा फैक्टर है, ये जो नजर आ रहा है, ये कांस्टेंट है। तो फिर एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट नंबर। हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा z इक्वल 1 होता है, तो z की जगह 1 पुट किया तो एनर्जी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h² इंटू 1 ओवर n²। अब ये जो इक्वेशन 8 है ये हमें देता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। फैक्टर आउटसाइड द ब्रैकेट ये वाला कांस्टेंट है। अब जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 2.178 मल्टीप्लाई टर्न्स पर -18 जूल, ये आ गया। अब ये 1 जूल आ गई। अभी हमें बता रहा है कि ये एनर्जी मुंसलिक है इलेक्ट्रॉन के साथ इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। नेगेटिव वैल्यू शो कर रही है इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड is bound by the nucleus, electron under the force of attraction of the nucleus, इसलिए एनर्जी नेगेटिव साइन में। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी से डिस्टेंस r पे आया था तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो गई थी, इसलिए नेगेटिव साइन है। अब हमने एनर्जी को लेके जाना है जॉल से किलो जॉल में। बेटा जॉल से किलो जॉल में लेके जाने के लिए हम इक्वेशन 9 की राइट साइड को 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। पर मोल बनाने के लिए एवोगैड्रो से डिवाइड कर रहे हैं, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस 1000 की जगह मैं किलो लिखूंगा, ये किलो आ गया। इस एवोगैड्रो की जगह 1 मोल लिखूंगा, ये डिनोमिनेटर में मोल आ गया, तो मेरे पास बन गया किलो जॉल पर मोल। अब ऊपर वाला एवोगैड्रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 डिवाइड हो जाएगा, तो En विल बी इक्वल टू -1313.315 किलो जॉल पर मोल ओवर n²। बेटा 1 मोल हाइड्रोजन का इक्वल होता है 1.008 ग्राम, और यही एक 1.008 ग्राम इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो एनर्जी है En इक्वल टू -1313.315 किलो जॉल पर मोल, ये इंडिकेट कर रही है कि ये एनर्जी मुंसलिक है, ये एनर्जी मुंसलिक है 1.008 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स के साथ, जिसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब है जी एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा हमारे पास अब ये अगर n की जगह वैल्यूज पुट करते जाएं तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी जो है, पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो इक्वल होगी -1313.315 मल्टीप्लाई 1 ओवर स्क्वायर। तो हाइड्रोजन एटम के लिए पहले ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है वो ये वाली है। अगर 2 पुट करें तो 2 4 पे डिवाइड होगा, तो दूसरे ऑर्बिट के लिए एनर्जी ये वाली है। तीसरे ऑर्बिट के लिए फाइंड करेंगे ये होगी, चौथे ऑर्बिट के लिए ये एनर्जी होगी, पांचवें ऑर्बिट के लिए जो आगे बढ़ती जाएगी, जब इन्फिनाइट पुट करूंगा तो इन्फिनाइट का स्क्वायर लेके तो एनर्जी 0। इसका मतलब इन्फिनाइट पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई है, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। अब हमें निकालनी है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट। बेटा जो एनर्जी डिफरेंस है एडजेसेंट ऑर्बिट्स के दरमियान, वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? दूसरे ऑर्बिट में से पहले ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करेंगे, तो हमें आ जाएगा एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट 2 ऑर्बिट के दरमियान 984.99 किलो जॉल पर मोल। फिर अगले 2 ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, तो E3 में से E2 माइनस करेंगे, ये आएगा 182.40। फिर चौथे ऑर्बिट में से तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस करेंगे, ये आएगी 63.84। जरा गौर करो, जब आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहे हो तो एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है। इट्स मीन पहले 2 ऑर्बिट के बीच एनर्जी का गैप कम है, ज्यादा है, फिर उससे अगले में ज्यादा है, फिर उससे अगले में
पहले 2 ऑर्बिट में एनर्जी का गैप ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, और जैसे जैसे लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ मूव करते जाएंगे, जो एनर्जी गैप्स होता जाएगा वो कम होता जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के केस में इसके इनवर्स था। ये दोनों बातें अच्छे तरीके से मेमोराइज करोगे आप लोग। फिर है जी कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा अगर हम किसी भी एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद होगा उस ऑर्बिट और इनफिनाइट लेवल की एनर्जी के दरमियान जब डिफरेंस निकालेंगे तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्योंकि पहले ऑर्बिट में होता है तो फर्स्ट ऑर्बिट और इसके इनफिनाइट लेवल की एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे। ई इनफिनाइट माइनस E1 इक्वल टू 1313.31 किलो जॉल पर मोल। ये बता रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम को, और ये वही एनर्जी है जो हाइड्रोजन एटम गैसियस एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालकर पॉजिटिव गैसियस आयन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा ये वैल्यूज थी वो बता रही थी एनर्जी डिफरेंस एडजेसेंट ऑर्बिट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए डिक्रीज होता है शार्पली व्हेन वी मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ये डिक्रीज होती है।